नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में सर्विस सेक्टर में दिखी अच्छी ग्रोथ। शंघाई में खुला दुनिया का सबसे बड़ा लेगो लैंड। माइक्रोसॉफ्ट में करीब 9,000 कर्मचारियों की छंटनी। अब समाचार विस्तार से। चीन के सर्विस सेक्टर में इस साल जनवरी से मई तक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात यह है कि ट्रैवल यानी यात्रा से जुड़ी सर्विसेज में काफी तेजी आई है। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान चीन में कुल सर्विस ट्रेड 3 खरब युआन से ज्यादा तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 7.7% ज्यादा है। देखा जाए तो सेवा निर्यात 1.4 खरब युआन से ज्यादा रहा, जिसमें 15.1% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सेवा आयात 2.7% बढ़कर 1 खरब 85 अरब युआन से ज्यादा हो गया। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही चाइना में नाइट टाइम कल्चरल और टूरिज्म इकोनॉमी में तेजी आ गई है, जिससे घरेलू डिमांड बढ़ रही है और लोग खूब शॉपिंग कर रहे हैं। शाम ढलते ही हांगचो की वेस्ट लेक पर बना सीजी कॉरिडोर ब्रिज एक शानदार स्टेज में बदल जाता है, जहां तमाम तरह के ओपेरा और कॉन्सर्ट होते हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं चीन के चिंगदाचन शहर को दुनिया के बार्सिलोन कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के थाओशी छुआन कल्चरल और क्रिएटिव ब्लॉक में 500 से ज़्यादा नाइट स्टॉल लगते हैं, जहाँ खूबसूरत बार्सिलोन आर्ट और कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी चीज़ें बेची जाती हैं। उधर बीजिंग ने हाल ही में अपना पहला नाइट रिवर राफ्टिंग रूट भी शुरू किया है, जहां टूरिस्ट राफ्ट में बैठकर 3D वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन और पिघले हुए लोहे की आतिशबाजी जैसे शानदार नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लेगोलैंड चीन के शंघाई में खुल गया, जहां गर्मी के बावजूद भारी भीड़ उमड़ी। यह चीन के बढ़ते कल्चर और टूरिज्म मार्केट में एक नया आकर्षण बन गया है। शंघाई के चिनशान जिले में 3,18,000 वर्ग मीटर में फैला लेगोलैंड शंघाई रिजॉर्ट चीन का पहला लेगो थीम वाला पार्क है। 1 महीने के ट्रायल के बाद ये आधिकारिक तौर पर खुला है और इसी के साथ इस साल का शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल भी शुरू हुआ है। हंगरी में भयंकर गर्मी और बिगड़ते सूखे ने कहर बरपाया है, जिससे उसकी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से गिर गया है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हंगेरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की सलाहकार टीम की प्रमुख कैटलिन सेपुकुती ने बताया, इस बार गर्मी में हंगरी में पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी है। तापमान आमतौर पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन अब ये आमतौर पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कभी कभी तो 40 डिग्री सेल्सियस भी। ये सब बारिश की कमी के कारण है। बारिश ना होने से मिट्टी और पौधों ने जमीन से सारा पानी सोख लिया, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। फिलहाल यूरोप के बड़े हिस्से में लू चल रही है, जिससे कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वह लगभग 9,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जो साल 2023 के बाद से सबसे बड़ी छंटनी होगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कदम से उसके कुल 2,28,000 कर्मचारियों में से 4% से भी कम लोग प्रभावित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल कई बार छंटनी की है। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर रही है और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग कर रही है। कंपनी के अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का 20 से 30% कोड AI द्वारा जनरेट किया जाता है, जबकि कंपनी AI सुविधाओं में बड़ा निवेश कर रही है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक खास इवेंट रहा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ब्रिक्स देशों ने आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों के हितों को मजबूती से उठाने पर जोर दिया। इस समिट में कई अहम समझौते हुए, जिनमें व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई पहलें शामिल है। इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, जो देशबंधु कॉलेज में ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। साथ ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेष पकड़ भी है। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्राजील में जो 17वीं ब्रिक्स समिट हुई है, उसका कुल मिलाकर मकसद क्या था और इस बार के ब्रिक्स घोषणा पत्र में
क्या क्या अहम बातें शामिल की गई हैं? देखिए, ब्रिक्स समूह जो है वो लंबे समय से विकासशील देशों का एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनने का प्रयास कर रहा है। अगर हम देखें तो उसके 11 मेंबर्स हैं और लगभग 40% के पास आबादी दुनिया की इनके पास है और हाफ ऑफ द जीडीपी पे इनका कंट्रोल है। जो ब्रिक्स का सम्मेलन रियो में हो उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से एक यूनिलैटरल पॉलिसी की ओर ज्यादातर देश बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हाल में हुआ है इसका एक प्रयास था कि कैसे जो मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स है और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुपक्षीय आर्थिक समूह है जिसमें ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण है, उसको कैसे स्थापित किया जाए, उसकी कैसे प्रासंगिकता को बढ़ाया जाए। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि इस यूनिलैटरलिज्म के दौर में किस प्रकार से ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल फोरम के रूप में उभर कर सामने है। दूसरी प्रमुख बात ये थी कि जो ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन का जो एजेंडा है, जो विकासशील देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग हो, बेहतर निवेश हो, बेहतर राजनीतिक समझ हो, इस एजेंडे को लेकर भी ब्रिक्स काम कर रहा है। और आप थीम को देखेंगे 2025 की जिस जो थीम को एक्सेप्ट किया गया था, तो उसमें भी ये साफ झलकता है कि ब्रिक्स एक ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन और डेवलपिंग कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि ब्रिक्स समूह लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात करता रहा है। इस बार की समिट में ग्लोबल साउथ से जुड़े किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या ब्रिक्स इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाया है? देखिए, अगर हम घोषणा पत्र को देखेंगे और जो 2 दिनों की चर्चा हुई उसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी को लेके जिस प्रकार से विकासशील देशों के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है, ट्रेड के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, इकोनॉमिक कॉपरेशन के मामले में, वो एक इम्पोर्टेंट एजेंडा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कार्बन बॉर्डन सीबीएम करके एक टैक्स लगाती है यूरोपियन यूनियन, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे उत्पादों को जो विकासशील देशों के हैं उनको यूरोप में आने से रोका जाता है। तो उस संबंध में भी ब्रिक्स ने एक प्रयास किया कि भाई जो सीबीएम उसको कंडेम किया जाए और यूरोपियन यूनियन से निवेदन किया गया इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि इससे विकासशील देशों को बहुत नुकसान होता है। दूसरा विषय है कि जो सप्लाई चेन्स है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, उसको और ज्यादा रिलायबल और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज इन सप्लाई चेन्स में मेजर स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल हेल्थ रिफॉर्म्स को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, इन विषयों पर भी बातचीत हुई है और इन विषयों को भी डिस्कशन में रखा गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स समूह आने वाले दिनों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों की वैश्विक शक्ति को कम कर पाएगा? जी बिल्कुल, जब ब्रिक्स का उदय हुआ था तो इसका एजेंडा यही था कि किस प्रकार से हम एक डेवलपिंग कंट्रीज के सहयोग से एक नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित कर सकें, और उस दिशा में काम भी हुआ है। अगर आप ब्रिक्स बैंक का इतिहास देखेंगे, ब्रिक्स देशों में सहयोग का देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मामले, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कॉपरेशन है, क्लाइमेट चेंज पे कॉपरेशन है, और ब्रिक्स बैंक ने सहायता भी की। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा काम किया जाना जरूरी है। एक जो बड़ी समस्या ब्रिक्स के सामने है कि वो है कि किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों को जुटाया जाए, क्योंकि आपने देखा कोविड के बाद पूरी दुनिया में मंदी का असर। दूसरी बात यह कि जो भी हाल का घोषणा पत्र आया है जिसमें ब्रिक्स के देशों ने टेररिज्म को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, काउंटर टेररिज्म को लेके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। साथ ही सीसीआईटी जो कि ग्लोबल टेररिज्म को फाइनेंसिंग के बारे में एक इंटरनेशनल पैक्ट है जिसकी भारत वकालत कर रहा है, उसके बारे में भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ब्रिक्स डिक्लेरेशन ने। लेकिन शायद और जो देश हैं ब्रिक्स के, उनकी इस मामले पे उतनी ज्यादा सहमति या उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स आने वाले समय में एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बनेगा। और ब्रिक्स ने इस बात पे फोकस किया है कि दुनिया के देश कहीं ना कहीं जो डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं और जो एक्सक्लूसिव पॉलिसी ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ अपना रहे हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ब्रिक्स के सामने मेजर चुनौती यूनिलैटरल वर्ल्ड वर्सेस मल्टीलैटरल वर्ल्ड की, किस प्रकार से वो इकोनॉमिकली रेलेवेंट हो, और इकोनॉमिकली रेलेवेंट होने के बाद ब्रिक्स एक पॉलिटिकली रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसमें सभी ब्रिक्स मेंबर्स का सहयोग जरूरी है, भारत, चीन, रूस और बाकी और सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी अपना समय देने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।